हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। टुडे इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ माय गॉस लॉ लेक्चर सीरीज एंड दिस पार्ट इज पर्टिकुलरली डिजाइन्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन लाइक एज नीट, जेई, आईसर, नेस्ट, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना एंड मेनी अदर्स। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स उठाई है और ऑन द बेसिस, उन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और मैं स्पेसिफिक उन्हीं पॉइंट्स पे भी फोकस करूंगा जहां पे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय ऑफ दिस लेक्चर ऑफ द डे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं जितना भी अभी तक हमने स्टडी आउट किया है। तो सबसे पहले गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द गॉस लॉ टू बी वैलिड इज दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ दैट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। नंबर 1, जो गॉस लॉ है कब वैलिड होगा? व्हेन सरफेस, एनी सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, बट सरफेस शुड बी क्लोज्ड 1। एंड नंबर 2 कंडीशन इज दैट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस कंडीशंस को इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत कम, जो स्टूडेंट्स को या कंटेंट में जो आपके सिलेबस है उसमें बहुत कम इसके बारे में जानकारी होती है। क्योंकि दूसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिमेट्रिक। राइट, मान लीजिए अब इफ जो आपका पास क्लोज सरफेस है परंतु जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, दैट शुड आल्सो बी सिमेट्रिक। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न शुड बी सिमेट्रिक। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ गॉस लॉ। ओके, एंड देन व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला, फॉर एनी सिमेट्री इफ यू नो द चार्ज, यदि आपको किसी भी सिमेट्री के लिए, या सिमेट्रिकल शेप की बात हो रही है, वेल डिफाइंड शेप की बात हो रही है यहाँ पे, किसी सिमेट्री के केस में अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मींस इफ यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज, यदि आपके पास चार्ज की वैल्यू है तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके पास राइट हैंड साइड में है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 किस केस में? इनसाइड ए कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीन कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। इसको आप नोट कर लीजिए। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा टिपिकल एरर, टाइपिंग एरर है। दैट इज इलेक्ट्रिक जो चार्ज है रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का रिजाइड कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप इस पिक्टोरियल को देखते हैं, आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और एक कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? ओवर द सरफेस, मीन इनसाइड में देयर इज नो चार्ज। जब भी कंडक्टर की बात आती है तो चार्ज हमेशा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? उनका सरफेस पे, इनर साइड नहीं। राइट, एंड देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सम सिमेट्रीज। तो सबसे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री की, और जो केस है पर्टिकुलर सेल का केस है। बहुत सारे केस आते हैं आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री में। सेल का केस होगा, कंडक्टिंग स्फीयर का केस होता है, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर का केस होता है। तो ये जनरली 3 जो केसेस हैं आपके स्फीयर में, इन स्टूडेंट्स को 3 केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए: सेल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। और तीनों के लिए क्या कौन सी इक्वेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस क्या कौन सी आती हैं, उन सबको एक कॉपी पे या किसी चार्ट पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्लियर? और मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर मान लीजिए आपने एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है इक्वेशंस का, जो आपने डेरिवेशंस ड्राइव आउट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ सेल, कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर केस में ओवर द सरफेस, इनसाइड द सेल या इनसाइड द स्फीयर, एंड देन आउटसाइड। राइट, ऑन दोज बेसिस पे उन जो इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन के बेसिस पे वी हैव टू प्ले विद द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वही मैंने किया। मैं आपको यहाँ पे कुछ जस्ट एक रिकैप है जो जितना भी आपने स्टडी किया। तो सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस
क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ गॉस लॉ, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशंस का केस है, तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है इस केस में यूजिंग द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ मीन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमें क्या करता है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। नंबर 1, तो हमारे ध्यान में क्या आता है, मान लीजिए हमने गॉस लॉ को अप्लाई करके कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहला क्या काम है हमारा, मैंने उस वक्त 3 या 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन कंडीशंस हैं। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहिए, राइट। देन वी हैव टू give a look on that how much charge be enclosed within that Gaussian surface। अगर ये दो चीजें आपने कर ली तो इट मीन्स मोस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड। क्लियर। सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले जब भी कोई सिमेट्री या कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको कहाँ पे आपका ध्यान जाना चाहिए, नंबर 1 पे, गॉसियन सरफेस पे। एंड देन सेकंड इज दैट कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हुआ है, दैट्स ऑल। सिर्फ अभी 2 चीजें ध्यान में रखिए। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका जो विजन है थोड़ा सा वाइडन एंड वाइडन होता जाएगा, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को उठाऊंगा तो आप क्लियर, जो भी मैंने अभी डिस्कस किए पॉइंट्स, जो मेन कुछ ही पॉइंट्स से डिस्कस किए, तो उनके बेसिस पे कितनी बड़ी हम प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं या उसको इजीली टैकल कर लेते हैं, ये अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो गॉसियन सरफेस है, अगर मान लीजिए स्फेरिकल सिमेट्री है तो उसका जो क्या गॉसियन सरफेस कैसा डिजाइन हो, दैट्स अ स्फीयर रेडियस r के बराबर। और उसके बाद जो आपके पास जो यहाँ पे जो इक्वेशन है, जो ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो इनक्लोज है, मीन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके केस में है, स्फीयर के केस में है। तो एक किस तरह का केस है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। जब इस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस को जो ओपन करने से डॉट प्रोडक्ट, तो आपके पास आता है ईडीएस कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो इस केस में जो थीटा है दैट इज द 0 डिग्री। जब आपने सेल का केस स्टडी किया था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच जो एंगल आता है 0 डिग्री आता, तो ई तो दैट इज 0। तो आपके पास सिंपली ये कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर बाहर आ जाएगा आपके पास, राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया तो अंदर इंटीग्रल ऑफ डी एस, इसको जस्ट गिव ए लुक, एंड देन जो डी एस इंटीग्रेशन के अंदर है तो सरफेस दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो अब जो आपके पास मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कुछ इक्वेशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट पोजिशंस पे, उनको मैंने एक सम अप कर दिया है। तो आप स्टूडेंट्स इनको नोट कर लीजिए। जो सेल का केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी इक्वेशन आपने पहले भी ड्राइव आउट की है। एक तो किया गॉस लॉ में, और एक इक्वेशन इस तरह की सिमिलर इक्वेशंस या सिमिलर रिजल्ट्स कहाँ मिलते हैं आपको, इसी तरह के रिजल्ट्स आपको पॉइंट चार्ज के केस में मिलते हैं। तो पॉइंट चार्ज के केसेस में भी सिमिलर इक्वेशंस, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर है आउटसाइड द सेल, दैट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, राइट, टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। और दूसरा जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आपके पास मैंने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे जो मेन इक्वेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इसका रिलेशन टू चार्ज, एंड जो सेकंड इक्वेशन है इन रिलेशन टू चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। तो दोनों इक्वेशंस आपके पास वेल डिफाइन होनी चाहिए। एंड देन और इन्हीं के इक्वेशंस के बेसिस पे हम ई मैक्सिमम और वेरिएशन निकाल सकते हैं। और इसके अंदर जो आपके पास जो हॉलो स्फीयर होता है उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इनसाइड नो चार्ज इनक्लोज। जब कोई चार्ज नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर। इनको हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर दिया है। अब एक नज़र आप यहाँ पे दीजिएगा, ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपकी वेरिएशन कैसे होती है, राइट। आपके पास एक सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ओके। तो दिस द सेंटर। अब सेंटर से जब आप मूव करते हैं डिस्टेंस, अब सबसे पहले तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दैट इज 0, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेल में आपको क्लियर किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल दैट इज 0। अब 0 क्यों होती है,
क्योंकि सेल बीच में से क्या खोखला होता है, एम्प्टी होता है, और नो चार्ज। हम जब हम गॉसियन सरफेस डिजाइन करते हैं इनसाइड द सेल, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होता है, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। तो आपके पास यहाँ से जब आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो यहाँ तक नो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, राइट। जब हम सरफेस पे बात करते हैं, क्योंकि जो मेन इक्वेशन है आपके पास, और दिस इज सिमिलर टू पॉइंट चार्ज, क्लियर। जब सरफेस में दिस इक्वेशन चेंज टू, ये जब हम सरफेस पे बात करते हैं इसके, यहाँ पे दिस इक्वेशन चेंज टू दिस वन, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, राइट। तो कैपिटल आर जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाती है सरफेस। उसके बाद जो इसका जो प्लॉट का जो वेरिएशन होता है लाइक दिस, इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे करती हैं। जैसे हम स्फीयर से बाहर आते हैं, फॉलो द इनवर्स रिलेशन, राइट। जो नेक्स्ट वन सिमेट्री जो आपके पास है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की है। पहले हमने सेल की बात कही, अब नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है नॉट कंडक्टर, एक कंडक्टिंग स्फीयर की बात नहीं हो रही है। दिस द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर की बात हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग दोनों एक ही बात है। तो इस केस में आपके पास जो गॉसियन सरफेस हम जब पहले रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जिसका रेडियस भी इक्वल टू आर होना चाहिए, उसका स्फीयर के रेडियस के बराबर। एंड दिस जो अभी जो मेन पॉइंट्स जो हमने उस केस में पहले प्रीवियस केस में डिस्कस किए वही है। तो आपका जो नॉन कंडक्टिंग का जो डेरिवेशन पार्ट है जो आपने अटेम्प्ट किया है पहले, तो वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके साथ मैंने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को लेके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके प्ले करना है, उनको मैंने इस दो आपके पास दो रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर दिया है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे पिछले वाले केस में, सेल के केस में जो चार्ज था दैट इज सिंबॉलिक सिग्मा, और इस केस में जो चार्ज की डेंसिटी है दैट इज रो। तो ध्यान रखिएगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, तो चार्ज डेंसिटी का सिंबॉलिक लैम्डा होता है। जब सरफेस पे होती है, एरिया पे होती है, देन सिग्मा। इफ पूरे वॉल्यूम वाइज होती है, देन दैट इज अ रो। तो ये जो बात हो रही है आपके पास सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। तो इस तरह से जो आपका जो सेकंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में जो इक्वेशंस हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, सॉरी सेल नहीं, इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होती है? जीरो एट द सेंटर, टू बी नोटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है? एट द सेंटर। परंतु जैसे जैसे सेंटर से आप कहाँ पे अलोंग द डाया मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? यहाँ से इंक्रीज करती है। और जो प्लॉट है दैट इज अ डायरेक्ट प्लॉट, मीन्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। इनसाइड में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच की जो वेरिएशन है दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम रेडियस की तरफ इसके अलोंग डाया मूव करेंगे, सरफेस की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। एंड देन और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि इसके बाद ई और साइड में जो आपके पास इक्वेशन ये मिलती है, एक सिमिलर इक्वेशन है जैसे हमारे पॉइंट चार्ज के केस में हमें मिलती है। तो इट मीन्स जो सॉलिड जो आपका जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो बिहेव एज ए पॉइंट, और उसके बाद जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच जो वेरिएशन होती है दैट इज उसका जो बिहेवियर होता है दैट इज एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे करती हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास प्लॉट इस तरह से मिलता है, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं इनसाइड द सेल, सॉरी इनसाइड द नॉन कंडक्टर एंड आउटसाइड द नॉन कंडक्टर, कैसे वेरिएशन होती है। एंड नेक्स्ट केस इज सिलिंड्रिकल सिमेट्री। तो इसमें जब हमने गॉसियन सरफेस जब कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या होता है, उसका जो सिलेंडर, वी हैव टू सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड देन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। पहले वाला जो केस था हमारे पास, जब यहाँ पे आपके पास ई डी एस कॉस्टा, जो पीछे हमने वायर का जो केस लिया था, तो हमने उसमें एक
वेल डिफाइंड सिमेट्री जो डिजाइन की थी, दैट इज अ सिलेंड्रिकल। और आपने देखा था कि ऊपर के और नीचे के बॉटम पे सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ऐसे ही सिमिलर बॉटम पे था, राइट। ऐसे सिमिलर बॉटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, राइट। और यहाँ पे कर्व सरफेस पे जो एंगल था वो आपका ई और डी एस, एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल था दैट इज 0 डिग्री। तो इस और इस केस में हैव नो मीनिंग, नल एंड वाइड, बट दिस इज कंसिडर्ड। और उसके बाद जो इसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि दिस साइड बिहेव एज ए रेक्टेंगल, राइट। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने नोट कर लिए, क्लियर। तो इन पॉइंट्स पे और उसके बाद जो वेरिएशन है विद आर लाइक दिस वन। यहां पे अब देखिएगा, पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ था, इस केस में सिलेंड्रिकल सिमेट्री के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच की जो वेरिएशन है दैट इज इनवर्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर, ओके। प्लेनर सिमेट्री, अब प्लेनर सिमेट्री में पॉइंट्स को आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस जो हमने निकाल के रखी थी जो, और उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स वहाँ से उठाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डेंसिटी, ये पॉइंट भी हमने इस ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए हैं, ओके। चलिए आप कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लेके आते हैं। आप बहुत कॉमन सा केस उठाया मैंने, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स उठाई है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये जो आपके पास पिक्टोरियल है, आप देख रहे हैं आपके पास एक मेटालिक बॉल है, एक मेटालिक स्फीयर है, और उसमें से अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसमें से पास कर रही हैं। तो आपने मैंने पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ए बी सी और डी, इन सभी में से एक इलेक्ट्रिक, विच वन इज द करेक्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो आपको कहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है उस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसके जो आपके पास जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस। कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रिक लाइंस किसी मेटालिक सरफेस से जब पास करती हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो ऑलवेज वी नोट, जहां पे एंटर करते हैं जिस सरफेस पे, दे रेडिली इनवर्ट, और जहां से आती हैं रेडिली आउटवर्ड। इफ केसेस मैंने पहले भी आपको कहा था कि इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जब भी मेटालिक सरफेस पे जहां पे क्या होती हैं एंटर करती हैं और रेडिली इनवर्ट, तो रेडिली इनवर्ट मीन्स नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल, राइट, दिस इज नॉर्मल। और जहां से बाहर आती हैं वहां से भी रेडिली आउटवर्ड मीन नॉर्मल टू दिस सरफेस, यहां से इसका नॉर्मल टू दिस वन। तो ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके पास कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों ना डिजाइन हो, आप इस बात को ऑलवेज बी रिमेंबर इन माइंड कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे जिस पॉइंट पे एंटर करती हैं वहां पे कैसे, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं 90 डिग्री विद सरफेस, और जहां से बाहर आती हैं वहां भी उसका एंगल कितना होता है एट दैट पॉइंट 90 डिग्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परंतु इसको अंडरस्टैंड करना हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक कंडक्टर का केस है, और कंडक्टर यू हैव प्लेस्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के विदन प्लेस कर दिया है, और यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। मैंने अभी डिस्कस किया, या जो मेन पॉइंट थे वहां भी लिखा था, जो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड देन व्हाट इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है इसके पीछे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज बिकम जीरो। तो आपके पास एक कंडक्टर का केस है, तो कंडक्टर में आपको कहाँ प्लेस किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वी हैव टू प्लेस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो
यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके पास जो आपको यू नो दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हियर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज कहाँ कम्युलेट हो जाएंगे, ओवर दिस सरफेस अलोंग दिस साइड, राइट। एंड देन पॉजिटिव कहाँ, दूसरे एस पे। तो इस तरह से क्या होता है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, क्योंकि हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज, हियर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इट मीन्स E external is equal to E internal, equal but opposite, and as a result जो net electric field would be zero. ओके, तो और जब हम किसी कंडक्टर को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंडक्टर को जैसे ही हम प्लेस करते हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मींस इट टेक्स अराउंड अबाउट 10 के पावर -16 सेकंड। इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने में लगभग 10 के पावर -16 सेकंड का समय लेता है। तो यू कैन से दैट इट इज ए इंस्टेंट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ये जो जितने भी अभी हम पॉइंट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने कर रहे हैं, तो इनके बेसिस पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। चार्ज रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। चार्ज जो होता है कहाँ पे रिजाइड करता है, ओवर द सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करता है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इनके पीछे बेसिक कॉज क्या है, राइट। तो आज आपका विजन क्लियर करना है कि जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो क्यों होती है, क्योंकि जब कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्लेस किया तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ कम्युलेट हो गए, और जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। तो वी रिमेंबर जो क्या होती है, इक्वल बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, और एज ए रिजल्ट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्सटर्नल है उतनी इंटरनल दूसरी डायरेक्शन में, तो नेट इफेक्ट दैट इज अ जीरो। एक दिस मेन कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, कंडक्टर है जिससे पूरा एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, इस स्फीयर में मैंने क्या किया, चार्ज पॉजिटिव चार्ज फीड कर दिया। क्या कर दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज फीड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज फीड कर दिया ऑन दिस। अब ये जो चार्ज है, अभी चार्ज कहाँ रहेगा, ये विद इन द स्फीयर नहीं होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे यहाँ तक कैसे शिफ्ट हुआ, उस प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है, और मैं उसी प्रोसेस को अभी एक्सप्लेन या करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इनपुट दिया, तो उसके बाद यू नो दैट कंडक्टर में क्या होता है, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरे के बाद थर्ड, नेक्स्ट। जो फर्स्ट लेयर मान लीजिए पॉजिटिव है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर हो वहाँ पे कौन से चार्ज कम्युलेट हो जाएंगे उसके अराउंड। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड चार कौन से चार्ज कम्युलेट हो जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। जो नेगेटिव चार्ज कम्युलेट हो जाएंगे तो एक लेयर, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी नेगेटिव की हो जाएगी, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। इस तरह से ये प्रोसेस टेक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ये इस तरह का प्रोसेस बहुत नंबर ऑफ उसमें टाइम लेगा। तो आप मैंने यहाँ पे बहुत जनरलाइज विजुलाइज किया है, पॉजिटिव जैसे फीड किया तो यहाँ पे एक लेयर नेगेटिव चार्ज की डेवलप हो गई अराउंड दिस। मैंने सिर्फ एक सिंगल चार्ज लिया है, और यहाँ पे दूसरे सरफेस पे कौन से चार्ज कम्युलेट हो गए, दैट इज अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितने अमाउंट पॉजिटिव है उतना अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव होगा, जितना यहाँ नेगेटिव है उतना अमाउंट पॉजिटिव। एंड देन नेक्स्ट वन शिफ्ट टू यहाँ पे, इसके एडजॉइनिंग जो नेक्स्ट होगी इमीडिएट, वो नेगेटिव चार्ज की लेयर मीन जितना सेम अमाउंट की रहेगी, तो उसके बाद फिर बाहर चार्ज, मान लीजिए दिस इज ये चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, ओवर द सरफेस। अब आप देखिए जो पेयर बने हैं, ये पेयर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये जो पेयर मैंने इनक्लोज की है, एक दूसरे का इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहा है। और जो चार्ज है नेट सरफेस के अंदर का, जो नेट चार्ज दैट इज अ जीरो, मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो कहाँ है, चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, दैट इज ओवर द सरफेस। दिस इज द बेसिक कॉज। और जो ये जो इंटरेक्शन बिटवीन
जब इसमें कंडक्टर के बीच में लेते हैं, दैट इज ड्यू टू कूलम्स लॉ, दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू कूलम्स लॉ, राइट। तो दिस इज वेरी सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वुड गॉस लॉ नॉट बी यूजफुल फॉर कैलकुलेट ई। मान लीजिए आपके पास सिमिट्रीज दी हैं ए बी सी डी, कुछ आपके पास सिमिट्रीज दी हैं ए बी सी डी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन सिमिट्रीज में कौन सी सिमिट्री है जिनके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, या गॉस लॉ जिनके लिए यूजफुल नहीं है, गॉस लॉ उन केसेस सिमिट्री के लिए वैलिड नहीं है। ए टू डी तक कुछ सिमिट्रीज हैं, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर 1 फर्स्ट सिमिट्री जो आपके नंबर ए पे है, दैट ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस। आपके पास जो सिमिट्री नंबर ए है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर है परंतु चार्ज जो उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड केस नंबर बी, a spherical cell of radius r and charge uniformly distributed over it. This is the case of spherical cell, और इसके ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड नेक्स्ट सर्कुलर सिलेंडर विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, का सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो उसके ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट एंड इनफाइनाइट लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है परंतु जो उसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म। अब जो नेक्स्ट है आपके पास लास्ट ऑप्शन, दैट इज द गॉस लॉ वुड बी यूजफुल इन ऑल केसेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि गॉस लॉ किसके लिए वैलिड रहेगा, ए बी सी डी या इन सभी के लिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल केस है। जैसे मैंने कहा, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा गॉस लॉ इज एप्लीकेबल या वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। तो आपके पास देखिए जितने भी सरफेसेस हैं ए टू डी, ये कैसे हैं, वेल डिफाइंड सिमेट्रीज हैं, दे आर वेल डिफाइंड सिमेट्रीज। आपके पास स्फीयर है, सिलेंडर है, राइट, सेल का केस है, वेल डिफाइंड सिमेट्री और क्लोज सरफेस है, राइट। एंड नंबर सेकंड, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म। इट मींस ये जो इन सब सिमेट्रीज के लिए गॉस लॉ इज वैलिड, इन सब के लिए गॉस लॉ इज वैलिड। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो गॉस लॉ को जब आप कहते हैं दैट इज एन क्लोज सर्किट के, किसी क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। और जो मैंने दूसरा पॉइंट कहा था, चार्ज शुड बी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न शुड बी सिमेट्रिक। ओके, हियर इज द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन बिटवीन ई विद आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्टेंस के बीच की वेरिएशन है। बहुत सारे मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं इसी सेल, कंडक्टर और कुछ ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। तो आई होप, तो मेरा ऑब्जेक्टिव, जो मेरा मोटिव था आज का इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उठाने का, ताकि स्टूडेंट्स कम से कम एक कंसेप्ट अपने माइंड पे बैठा लें। जो इस वक्त इस लेक्चर्स को अटेम्प्ट करें तो कम से कम ये एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके जाएं, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये कैपेबल टू अटेम्प्ट दैट वन। तो आपके पास जो केस है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मैंने कहा शुरू में आपको, जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को या कोई किसी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें, देन यू हैव टू डिफाइन द सिमेट्री, दैट इज हियर स्फेरिकल सिमेट्री। अब जब स्फेरिकल सिमेट्री है देन यू हैव टू डिस्टिंग्विश, दैट इज सेल है, सेल के बारे में बात हुई है, कंडक्टर के बारे में बात हुई है, या नॉन कंडक्टर स्फीयर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है माइंडसेट बना के रखे होते हैं और बहुत जल्दी में क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। सेल के केस में नॉन कंडक्टिंग का केस अटेम्प्ट लगा लेते हैं, जब नॉन कंडक्टिंग केस में कंडक्टिंग का केस, या कंडक्टिंग के केस में नॉन कंडक्टिंग का केस अप्लाई कर लेते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाती हैं। तो सबसे पहले माइंड को सेंसिटाइज करना है कि सबसे पहले जो इस वक्त लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, कि आपको डिफाइन करना है कि आपके पास जो स्फेरिकल सिमेट्री है वो कौन सी है। सेल है, मीन होलो स्फीयर है, नंबर 1। नंबर 2 इंसुलेटिंग स्फीयर है, जिसको हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कहते हैं। नंबर 3 सॉलिड स्फीयर है, जिसको हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं।
और तीनों में डिस्टिंग्विश क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तीनों में जो रहेगा, जो सॉलो में क्या होता है, सरफेस पे होता है, इनसाइड नो चार्ज। आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या जिसको हम इंसुलेटिंग स्फीयर कहते हैं, उस पे चार्ज इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स ओवर द वॉल्यूम, इंटायर वॉल्यूम पे मीन चार्ज इज इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब सॉलिड स्फीयर की बात आती है तो चार्ज सिर्फ रिजाइड करता है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओवर द सरफेस ओनली। क्लियर। और तीनों केसेस में और साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और किस इक्वेशंस को फॉलो करती है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। तीनों में बहुत कॉमन सी सिमिलरिटी है, तीनों में बहुत कॉमन सी सिमिलरिटी है। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द स्फीयर ऑफ, चाहे सॉलिड स्फीयर की बात करें, कंडक्टिंग की करें, चाहे नॉन कंडक्टिंग करें, आउटसाइड सभी के केसेस में जो इक्वेशन इस्टेब्लिश होती है दैट इज किसको फॉलो अप करती है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ के पास जो सेल का केस है, वी नो दैट इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ तक कोई भी हमें पास प्लॉट नहीं मिलेगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो मिलेगी। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड देन बी एट सी। तो मैंने जितने भी कहा था, जितनी भी आपने इक्वेशन जो ब्रैकेट में हमने इनक्लोज की हैं, यू हैव टू प्ले देम। तो सबसे जनरलाइज जो इक्वेशन है जो पॉइंट चार्ज की आउटसाइड एट एनी पॉइंट, दैट इज दिस वन। ओके, दैट्स दिस वन। अब इसी इक्वेशन से, क्योंकि वी नो दैट इनसाइड दैट इज एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए की जो बात हो रही है, अगर क्वेश्चन आंसर ए को आंसर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर बी को आंसर करना है या मान लीजिए सी को आंसर करना है तो सी के लिए तो दिस वन इज द इक्वेशन, राइट। और इनसाइड इज जीरो, तो ए के लिए दिस वन। ई बी की अगर मान लीजिए बात करते हैं तो 1/4 पाई, दिस इज इक्वेशन क्यू ओवर आर स्क्वायर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, राइट। तो अगर मान लीजिए इसको हमने डेंसिटी के केस में रिप्रेजेंट करना है तो ई बी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको मैंने दोनों तरफ से क्वेश्चंस लिए हैं ताकि कोई एग्जामिनर किसी भी ढंग से पूछ लिया जा सकता है। आपका डेंसिटी के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जा सकता है, आपका चार्ज के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जा सकता है। तो आपको दोनों केसेस के लिए प्रिपेयर रहना है। और एट पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, मैंने कहा इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करती है बाहर एज ए पॉइंट चार्ज, जो वेरिएशन रहेगा आपका इस तरह से। कभी एग्जामिनर आपका कंफ्यूजिंग किस तरह से क्रिएट कर लेता है, बहन आर इज लेस देन आर, जब आर कैपिटल आर मीन्स रेडियस, साइज जो रेडियस ऑफ द सेल है उससे कम, मीन विद इन इट का मतलब कहाँ की बात हो रही है, विद इन द सेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, जो कैपिटल आर है वो साइज या रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी स्फीयर। उसके बाद 3 मिनट और साइड की बात बाहर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और साइड द सेल। ओके, जो नेक्स्ट केस आपके पास, ये केस आपके पास सॉलिड स्फीयर मीन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग, नॉट कंडक्टिंग स्फीयर का। जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है, आपको मान लीजिए कि चार्ज जो इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जब इंटायरली, मैंने कहा था कि जो पॉइंट्स आपने जो इक्वेशन जो सेटअप की हैं वो जो उन बॉक्स में उनको एक बार फिर देखिए, जो इक्वेशन नॉन कंडक्टिंग के केस में और अभी हमने उनके साथ ही प्ले करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेशंस हमने रख ली हैं आउटसाइड द स्फीयर, जो इक्वेशन है दैट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज की इक्वेशन स्टेबलिश होती है दिस वन। और इसको, इसी इक्वेशंस को हमने डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी हमने नोट डाउन कर लिया कि हमें वी हैव टू रिमेंबर दैट वन। ये दोनों इक्वेशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। व्हेन साइज इज, जो आपका मान लीजिए पॉइंट आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, साइज मीन्स इट मीन्स पॉइंट आर इज लाइज residing in the inside the sphere। तो inside the sphere जो इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग का केस है और इंसुलेटिंग के केस में विद इन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, एट द सेंटर। ओके, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो। बट आउटसाइड स्फीयर इज आइडेंटिकल टू पॉइंट चार्ज, जो मैंने कहा सर इसमें यही कॉमन सी सिमिलर फीचर हैं। तो आपके पास इसके बाद
यहाँ पे इनसाइड में जो प्लॉट है आपके पास, दिस प्लॉट इज शोइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच की वेरिएशन, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। कब तक? जब यहाँ पे इसके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी एंड देयर आफ्टर इट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। का पॉइंट चार्ज का बिहेवियर अप्लाई होता तो दैट इज अ पॉइंट चार्ज का जो बिहेवियर लाइक दिस वन। तो आपके पास जो ये जिस तरह का जो प्लॉट मिलेगा वो आपका नॉन कंडक्टिंग का केस है। नेक्स्ट केस इज कंडक्टिंग। पहले हमने बात की नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, अब बात हो रही है कंडक्टिंग स्फीयर की। जो कंडक्टिंग स्फीयर में मोस्ट कॉमन इज दैट, मैंने कहा कि सभी में सिमिलर फीचर है। बाहर आउटसाइड द स्फीयर जो हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज इक्वेशन ऑफ पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज की इक्वेशन है। बट इनसाइड द कंडक्टर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये हम इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कोई भी वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सो जीरो वेरिएशन। बट जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे इट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज की वेरिएशन, जो जैसे पॉइंट चार्ज का हम केस करते हैं तो उस तरह से इसकी वेरिएशन चलती है। ओके, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो इन सिमेट्रीज के, जो वेल डिफाइंड सिमेट्रीज हैं। अब आपके पास एज ए फंक्शन ऑफ आर अलोंग द डायमीटर ऑफ चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, दिस इज अ प्रॉब्लम। अब आपके पास मैंने सबसे पहले बात की थी, आपको ये डिफाइन करना है कि स्फीयर किस तरह का है। तो चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, इट मीन्स किसकी बात हो रही है? इंसुलेटिंग स्फीयर की बात हो रही है। तो इंसुलेटिंग का जब केस आया तो जितनी भी आपके पास जो इक्वेशंस सेटअप की हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक इमीडिएटली फास्ट उनको अपनी नोटबुक कॉपी पे अटेम्प्ट कर लीजिए, उतार लीजिए और उन द बेसिस यू हैव टू एक्सप्लेन, अपनी इस फिगर्स को एक्सप्लेन कीजिए। आपको मालूम है कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, और जैसे जैसे इनसाइड जब करैक्टर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, परंतु बाहर वो यूनिवर्सली स्क्वायर ऑफ आर होती है। तो ये दो डिफरेंट फीचर हैं, क्लियर? तो सॉलिड मीन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के दो इंटरेस्टिंग फीचर हैं, अंदर ई प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट एंड राइट की हम प्लॉटिंग करें तो इस तरह से आती है। तो आप किसी भी, मान लीजिए बहुत सारी आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके पास बहुत सारी फिगर्स दी होती हैं, तो ये फिगर्स जो हैं, जो लेफ्ट राइट की जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच कौन सी सही है, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस से इस तरह के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए कि आपके पास मान लीजिए दिया कि आपके पास एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसमें से लेफ्ट एंड राइट का जो वेरिएशन ई और आर के साथ है, कौन सा प्लॉट सही है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो आपका मान लीजिए अगर नेगेटिव की बात हो रही है तो आपका यहाँ पे जो प्लॉट आएगा आपका लाइक दिस और इट स्टार्ट लाइक दिस वन। अगर यहाँ पे बात करें तो इस तरह से वेरिएशन, तो यू हैव टू गेट रेडी, आपको हर चीज़ ज्योमेट्री के लिए रेडी रहना है। तो जैसा भी होगा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप किसी भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट केस इज दैट चार्ज हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर। अब जो बात हो रही है चार्ज हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर, अब ये पास आपके पास स्फीयर है परंतु कैसा है? इंसुलेटिंग है, हॉलो है और इंसुलेटिंग है। कैसा है? हॉलो मीन बीच में से खोखला, और कैसा है? इंसुलेटिंग, नॉट कंडक्टिंग। तो आपको इंसुलेटिंग जो केस है स्फीयर का, उस केस के ऊपर जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सबको नोट डाउन करनी है। आपको मालूम है कि बाहर दिस इज द मेन इक्वेशन, मास्टर इक्वेशन जो क्या है? पॉइंट चार्ज की इक्वेशन है, ठीक है? तो इस पॉइंट चार्ज की इक्वेशंस को जो दिस इज पॉइंट चार्ज, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे E1, E2 और E3 तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपने। दिस द प्रॉब्लम फॉर यू। ये E1, E2 और E3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं और कुछ ऑप्शंस आपके पास दी होंगी, राइट? उन ऑप्शंस में से कौन सी सही होगी तो यू हैव टू टिक ऑन दैट वन। तो यहाँ पे देखिए E1 पे सबसे पहले हम फोकस करेंगे E1 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले हमें किस
इक्वेशंस को नोट डाउन करना है। जो इक्वेशन फॉर पॉइंट चार्ज से जो जनरलाइज इक्वेशन है हॉलो के स्फीयर के केस में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ई पॉइंट पे, E1 पॉइंट पे स्मॉल r दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। जो r की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। तो हमारे पास V1 इक्वेशन ये आ गया आपके पास। ओके, E2 पे आपके पास जो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2r, दैट इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे r की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 2r, और E2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो E2 जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास E2 कैलकुलेशन इस तरह से आया, A1 डिवाइड बाई 4। ओके, एंड देन एट डिस्टेंस 3r मीन्स 1/1 स्टेप पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन जो निकाल रहे हैं E3, तो वहाँ पे आपके पास क्या है? r की जगह क्या पुट करेंगे? स्मॉल r की, दैट इज 3r। जो कैलकुलेट किया तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आई, E1, E2 एंड E3। 2r है तो 1/, उसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस टू 1/4। थर्ड पे एक स्टेप और इंट्रोड्यूस हुआ तो रिड्यूस टू 1/9। इस तरह से नेक्स्ट सीरीज आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, बहुत कॉमन से प्रॉब्लम है। और मोस्टली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपके नीट या उस तरह के एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में उन स्टूडेंट्स के लिए उठाई जाती हैं। क्योंकि आज मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो KVPPI के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कुछ आपके पास जो है JEE मेंस में पूछे जाते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स नीट में उठाई जाती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्ट कॉमनली नीट या जो मेडिकल एग्जाम जो आपका होता है उसमें उठाई जाती हैं। तो आपके पास ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ABCD 3 प्लॉट दिए हैं। ये प्लॉट किसके लिए हैं? इनमें से सही प्लॉट कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कीजिए। इन ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, चार्ज कैपिटल Q, द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड बी, मीन्स E के साथ डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है। और केस कौन सा है आपके पास? यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r। इट मीन्स जब सिंपली जब आपके पास ना ही कंडक्टिंग की बात की, ना ही इंसुलेटिंग की बात की, ना ही हॉलो की है, तो इट मीन्स जब जनरली एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, तो इट मीन दिस इज अ केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, दिस इज द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। डोंट बी कंफ्यूज, दिस वन बी हॉलो, दिस वन बी ए नॉन कंडक्टिंग, दिस वन बी ए कंडक्टिंग। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इस तरह के केसेस हैं, जनरलाइज हैं, तो इट मीन्स इट इज अ सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर का केस है, और भी नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग केस में जो वेरिएशन कैसी आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। दो चीजें बताइए मैंने आपको, वेरिएशन इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। दो पॉइंट्स ही आपने माइंड अप करने हैं। तो सॉलिड स्फीयर के केस में, इंसुलेटिंग स्फीयर के केस में इनसाइड E प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड E इनवर्स के लॉ को ओबे करते हैं, E इज इक्वल टू 1/r²। तो इनसाइड आपके पास दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले सेंटर से जैसे हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, एंड देन सरफेस से अप टू सरफेस, जैसे सरफेस से चले आगे जाएंगे, मूव करेंगे, ऐसे डिस्टेंस चार्ज से बाहर जाएंगे उस पॉइंट से, तो वो 1/r² की तरह मूव करती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट दिस द केस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r। सिमिलर केस है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर टू बी नोटेड। सिमिलर क्वेश्चन, बट ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो क्या करता है, स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी में मिस्टेक, ये जो क्वेश्चन कभी जो एग्जामिनर है कभी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसलिए पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट्स जानबूझ के वहाँ या बाई नॉनली अननोनली वो गलती कर जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी में जब अटेम्प्ट करते हैं तो गलती कर जाते हैं। तो मेन मिस्टेक क्या है, उसे फटाफट क्वेश्चन स्टडी आउट करते हैं और आंसर्स ABCD में जो सही हुआ उसको कर लेते हैं जो उनको लगता है। बट
जो ध्यान देने वाला था, सरफेस ऑफ द स्फीयर। वेरिएशन कहां से पूछी है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो इट मीन जो स्फीयर का सरफेस से वेरिएशन है, मीन्स वहां नहीं है, बीच में नहीं है। तो इट मीन्स ये वाला जो प्लॉट है, जो डायरेक्ट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वो नहीं रहेगा। आपका जो वेरिएशन प्लॉट कहां से चलेगा? फ्रॉम द सरफेस, आर के बाद का चलेगा, कैपिटल आर जो रेडियस है उसके बाद की वेरिएशन। तो उसके बाद की तो वेरिएशन के लिए तो प्लॉट ये है, क्योंकि आपके कहाँ पूछा है, ये आपके पास स्फीयर है और आपका कहाँ से स्टार्ट किया है? फ्रॉम द सरफेस। तो इट मीन्स यहाँ तक तो कोई वेरिएशन नहीं है। क्लियर? तो नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ एक मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए कोई ऑप्शंस सिमिलर मिलती जुलती ऑप्शंस है तो वहाँ पे वो गलती कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वेरिएशन इन ई ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ पे कौन सा केस है? सेल का केस है। दिस द केस ऑफ सेल। अब सेल के केस में जो वेरिएशन आपने प्लॉट की निकालनी हो क्या है? तो सेल के केस में सबसे कौन सा सब इम्पॉर्टेंट आपको मालूम है कि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जीरो है, तो वहां तक तो प्लॉट नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है मीन विद इन आर, कैपिटल आर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉलो स्फीयर, मीन आपके पास यहाँ से यहाँ तक आर है, तो विद इन आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो वहां तक प्लॉट नहीं मिलेगा। उसके बाद इट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज की वेरिएशन है। तो इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, दीज आर द ट्रिक्स। कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स और हैं आपके पास। वेरिएशन ऑफ ई ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो अब केस कौन सा है? मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा, जिसका केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग मीन इंसुलेटेड स्फीयर की बात हो रही है। तो इंसुलेटेड स्फीयर में दो एंगल से सोचना है आपको। तो पहले तो आपको इस पे कंफर्म करना है कि दिस द केस ऑफ सेल, दिस द केस ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। पहले तो ध्यान देना है। उसके बाद आपको फोकस करना है कि इनसाइड एंड आउटसाइड दो वेरिएशन है। तो आपको मालूम है वेरिएशन किसकी बात हो रही है? नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर की बात हो रही है। तो इंसुलेटिंग के स्फीयर के केस में, क्योंकि दिस केस ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है? ई प्रोपोर्शनल टू आर, ई प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड, बट आउटसाइड ई प्रोपोर्शनल टू 1 over r स्क्वायर। तो दिस प्लॉट इज करेक्ट आंसर। ओके, next, a thin spherical cell of radius r has charge q spread uniformly over its surface. Which of the following graph most closely represent the variation in E electric field in the range 0 r means radius जो है less than 0 और r जो है जो पार है that is greater than, जो आपके पास जो r क्या है, r की जो वैल्यू है that is greater than 0, r is greater than 0 and r is less than infinity। दो कंडीशन के लिए इट मीन्स जो डिस्टेंस है कहां से, मीन्स r ग्रेटर देन 0। तो केस कौन सा है? सेल का केस है। फिर ध्यान दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ये आपका स्फेरिकल सेल का है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ऐसा कौन सा प्लॉट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखा रहा है? विद इन द साइज ऑफ द सेल। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो तब तक हमने दूसरे ऑप्शंस पे अभी जाना नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक इमीडिएटली चेकआउट करना है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो मेरे को अभी तक जो नजर आ रहा है प्लॉट नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो इमीडिएटली उसको आप अटेम्प्ट कीजिए एंड देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपके पास दो कंसंट्रेटेड कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल हैं। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केस दैट इज अ सेल, सेल की बात है, परंतु सेल की नेचर कैसी है? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। मैंने कहा जिन पॉइंट्स में बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको उन चीजों को फोकस करना है।
कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए एंड बी डिफरेंट रेडियस है उनके, और आर भी एक का साइज बड़ा है, एक का कम है, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चार्ज है क्यू ए और माइनस क्यू बी उनके ऊपर हैं, राइट। तो क्यू इज ग्रेटर देन द क्यू ए, द ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से कौन सा वेरिएशन रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। जो आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, ओके, जिसका रेडियस आर ए है, एक आपके पास स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस आर बी है। 2 पॉइंट पे फोकस कीजिए। तो स्फेरिकल सेल के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू ए, और जो सेकेंड है उसके पास माइनस क्यू बी। अब आपके पास देखना है कि ई के साथ वेरिएशन, तो आपको देखें पहले तो फोकस कीजिए जो इनर सेल है, इनर सेल में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। तो इट मीन जब साइज जो है आर ए जो है रेडियस कम है बिल्कुल, तो उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो मेरे को ये की प्लॉट अभी जो नजर आ रहा है विद इन द सेल, आपका फर्स्ट पेयर पे मैंने फोकस किया है, इस पेयर पे। तो यहाँ पे जो अभी आपके इस पेयर पे जो बात हो रही है विद इन आर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मेरे को यही प्लॉट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की बात है तो मैं इसको अगला कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अदरवाइज इफ यू आर अपियर, यदि आप इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में, तो अभी आपको इसके बाद सोचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके यू हैव टू प्रोसीड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, फिर उसके बाद मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इसके बाद जो वेरिएशन रहेगी एट स्पेस दैट इज लाइक दिस, क्योंकि आपका पास सेल है उसके ऊपर चार्ज क्यू ए है, और उसके बाद जो बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो उसके बाद जो वेरिएशन रहेगी अप टू दिस सरफेस, यहाँ तक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। एंड देन जो बाहर के स्फीयर पे जो चार्ज है माइनस क्यू बी है। अब इसके बाद दिस इज अ नेचर माइनस नेगेटिव नेचर है चार्ज की, तो प्लॉटिंग नेचर कहाँ से चलेगी, नेगेटिव एक्सिस से चलेगी। तो नेगेटिव एक्सिस अगर पॉजिटिव होता तो आपका प्लॉट यहाँ जैसे चला था, राइट। परंतु यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज अ नेगेटिव इन नेचर, तो आपका प्लॉटिंग यहाँ से, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आज कुछ मैंने प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, और आई होप आज का जो लेक्चर है, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है आज का, तो इसके बाद जो रेस्ट ऑफ पार्ट, इसका जो पार्ट नंबर, इसी का ही पार्ट नंबर जो अभी नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा कंटिन्यूटी में रहेगा, तो उसको मैं बहुत जल्दी आपको लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी आप अटेंड कीजिए। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये लेक्चर्स है आपको बहुत लेंथी जा रहा है, इसलिए मैंने जो इस पार्ट नंबर 4 का जो लेक्चर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी जो आप पार्ट नंबर ये 4 है, ये उसका पार्ट ए है। अभी जो अभी आपका जो लेक्चर है दिस द पार्ट ए। अब इसके बाद का जो मेरा वीडियो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा पार्ट बी पे फोकस रहेगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कुछ बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं मैं वहाँ पे उसको लेके आने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त इन लेक्चर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो खासकर जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम या उन एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं जिसके थ्रू वो मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में अपनी सीट ले सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को वह शुड हैव टू वॉच नेक्स्ट वीडियो, उनको मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स और खासकर जो आईसर एंड नेस जैसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आज की जो थी कुछ कॉन्सेप्ट बहुत पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए था आज का, इस पार्ट ए में बहुत सिंपल सी बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर रहेगा वो पार्ट बी रहेगा, और पार्ट बी जो होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और वो उन स्टूडेंट्स के लिए फोकस रहेगा जो नेक्स्ट आईसर या किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस के जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उनमें सीट अगर हासिल करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स उठाई है। तो आज जो नीट या जो या मेंस के लिए प्रिपेयर करें, होपफुली आज का जो लेक्चर ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहा होगा
जो इस वक्त ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से घर में ही प्रिपेयर करें, और वो उनकी जो क्लासेज हैं, ये एक्चुअली जो उनकी कोचिंग क्लासेज हैं, दे आर गेट सफर फ्रॉम दोज, राइट। तो होपफुली जो आज का जो लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, विद दैट आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसको जरूर अटेंड कीजिए, वो पार्ट नंबर बी रहेगा इसका। ओके, दैट्स ऑल।